पिछले 1 महीने से आप टैक्स पेयर्स काफ़ी बिजी रहे होंगे, क्योंकि आपको पूरे इनकम का हिसाब किताब देना पड़ा होगा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपना रिटर्न फाइल करना होगा आपको कि फॉर्म 16 में क्या लिखा, कहीं मिसमैच हो गया, कहीं यहाँ दिक्कत, कहीं यहाँ आमदनी बढ़ाकर दिखा दी गई, रिफंड आया कि नहीं आया। तो बहुत सारे उलझन लोगों के मन में होंगे, तो इन सारे उलझनों को दूर करेंगे। इसके अलावा इनकम टैक्स से जुड़ी हर दूसरी उलझनों को भी दूर करेंगे और उसी लिए हम लेकर आए हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके भी आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज हमारे साथ होंगे जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब, जो स्टूडियो हमारे साथ बैठे हैं। तो बहुत बिजी रहेंगे ये महीना तो आपके लिए? हाँ, काफी जद्दोजहद रहती है। जद्दोजहद रहती है, तो अंतिम समय अभी रहता है कि लोग अंतिम समय आते हैं रिटर्न फाइल करवा दीजिए। असल में हम लोगों की थोड़ी सभी की भारतीयों की मानसिकता है कि जब आखिरी डेट नजदीक आ जाती है तब थोड़ा सा हिलना डुलना शुरू होते हैं, पर हो जाता है। तो ये काफ़ी बिजी रहते हैं, इसके बावजूद समय निकाल कर हमारे साथ स्टूडियो में आए हैं। तो इनके साथ कई सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। मिसाल के तौर पर, अगर आखिरी तारीख बीत जाने के बाद भी किसी ने रिटर्न फाइल नहीं किया है तो अब उनके पास क्या रास्ते हैं। एक और बात, पिछले दिनों एक बड़ी घटना घटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से क्रिप्टो करेंसी में कारोबार करने वालों के लिए। अगर आप खुद नहीं बताएंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कहीं और से पता चल जाए कि आपने क्रिप्टो में कारोबार किया है, सिर्फ देश में नहीं दुनिया भर में। तो आपको क्या ख्याल रखना है ये हमें बताएंगे शरद कोहली साहब। और साथ ही साथ विदेशी कंपनी के ऑप्शन में अगर आप निवेश कर रहे होते हैं तो उसमें टैक्स बचाने के क्या नियम है, तो इस सारे सवालों का जवाब देंगे। साथ में आप लोगों के सवाल भी आएंगे, उसका भी जवाब देंगे टैक्स गुरु में। तो शुरुआत करते हैं कोहली साहब, सबसे पहले क्रिप्टो को लेकर के लोगों की दिलचस्पी बहुत ज़्यादा रहती है। हालांकि क्रिप्टो में जो लोग पैसा कमाते हैं उनके फॉर्म 16 या रिटर्न में अपने आप आ जाता है कि आपने क्रिप्टो से इतना कमाया है। फिर भी लोग अलग अलग तरकीब निकाल लेते हैं कि पता नहीं क्रिप्टो में पैसा कमाएं, शायद विदेशी क्रिप्टो में कमाएं तो हमें पता नहीं चलेगा। फिर लोगों को कन्फ्यूजन होता है, सरकार ने इसको लीगलाइज तो किया नहीं, तो टैक्स देना कितना जरूरी है। बहुत सारे कन्फ्यूजन दूर हो रहता है। इस बीच सरकार ने एक गाइडलाइन जारी कर दी क्रिप्टो को लेकर के। एक टैक्स पेयर के लिहाज से देखें तो इस गाइडलाइन का टेक अवे क्या है? देखिए, क्रिप्टो वैसे तो वर्चुअल जगत का प्राणी है, वर्चुअल जगत का प्राणी, और समय समय पर इसकी हम चर्चा करते रहते हैं, कुछ ना कुछ खबर भले। अच्छा, वर्चुअल जगत को हिंदी में क्या कहते हैं पता है? आभासी जगत। अच्छा, आभासी। शुक्रिया, मेरी जानकारी में भी इजाफा हुआ। तो क्या है कि समय समय पर क्रिप्टो की कीमतें ऊपर नीचे जाए ना जाए, पर इससे संबंधित खबरें जरूर आती रहती हैं और क्रिप्टो चलता ही खबरों पर है। पर यह आयकर की खबर ज्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ लोग क्या करते थे लक्ष्मण कि क्रिप्टो ऐसा कॉइन लेते थे जो कि विदेशी एक्सचेंज से लिया गया हो या विदेशी कॉइन हो जिसका भारत से कोई लेना देना नहीं। आपको पता ही होगा, मोबाइल के ऐप पर आपका आ जाता है ये, तो उसका जो सेव्ड रहता है, तो आपने कौन से देश से लिया, किस एक्सचेंज से लिया, ये लोगों को ऐसा लगता था, कुछ लोगों को, कि शायद भारत सरकार के लिए या आयकर विभाग के लिए इसको ट्रैक करना कठिन होगा। अब भारत सरकार, मुझे लगता है जब कोई तरीका आता है इवेजन का तो उसको बाईपास करने के तरीके भी तुरंत सीबीडीटी जो है वो ढूंढने लगता है। तो इसमें एक नया मैं टर्म बोलने जा रहा हूं जो शायद बहुत से लोगों ने नहीं सुना हो। इसको बोलते हैं आईकाफ, इंटरनेशनल क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो जिस प्रकार आपको याद होगा स्विस खातों का और विदेशी एसेट्स का म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के अंतर्गत आपकी यहाँ खबर आ जाती है, आपने विदेश में कहीं प्रॉपर्टी ली है, विदेश में कहीं निवेश किया है, तो उस देश से खबर भारत आ जाती है। इसी प्रकार अब क्रिप्टो में भी इस आईकाफ के अंतर्गत, यानी इंटरनेशनल क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत आपके पास, यानी कि भारत सीबीडीटी के पास अब खबरें आ जाएंगी। और अगर आपने चोरी छुपे कोई क्रिप्टो का ट्रांजैक्शन किया है जो कि आपको लगता है कि भारत सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है, सीबीडीटी का कोई लेना देना नहीं है, तो बच जाएगा। तो उसके बचने के अब चांसेस लगभग ना के बराबर है। ओ, ऐसा कैसे करेंगे? क्या सीधा बता देंगे इनका बाहर वाले? हाँ, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है। और यही नहीं, भारत के संदर्भ में भी आपने जो शुरू में जिक्र किया, भारत के संदर्भ में भी 198 पेज का एक गाइडेंस नोट सीबीडीटी ने निकाला है। इस गाइडेंस नोट के अंतर्गत जो कैस्प है, ये भी नया टर्म शायद कुछ लोगों ने सुना होगा, क्रिप्टो एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स, लक्ष्मण शायद आपने ना सुना हो। ये वो लोग होते हैं जैसे एक्सचेंजेस हैं, बीच में जो इंटरमीडियरीज हैं। 198 पेज का गाइडेंस नोट है, इसमें बहुत सारी जानकारी अब इन सर्विस प्रोवाइडर से मांगी जाएगी। मैं जल्दी से नाम ले लेता हूं कौन कौन सी जानकारी होगी। पहले तो आपकी ड्यू डिलिजेंस, यानी कि वो कस्टमर क्लाइंट कौन है, उनकी केवाईसी वगैरह वो सब होगा। उसके बाद उनकी टैक्स रेजिडेंसी कहां की है, ये भी बताना होगा। इसके अलावा और चलें तो आपको उसकी आइडेंटिफिकेशन बतानी पड़ेगी। और आगे चलते हैं तो हर ट्रांजैक्शन की रिपोर्टिंग जो है वो कैस्प को करनी पड़ेगी।
और अंत में एक एनुअल रिपोर्ट भी फाइल करनी पड़ेगी कि इस व्यक्ति ने, जिनका ये सब ड्यू डिलिजेंस और केवाईसी हो गया है, उसने साल भर में कितने ट्रांजैक्शंस किए हैं। तो ये दो नई चीजें, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, एक देसी स्तर पर है। तो मुझे लग रहा है आप क्रिप्टो, और साथ में ये भी लिखा है गाइडेंस नोट में कि सारे गाइडेंस नोट बनाने का ये पर्पस, ये मतलब मत समझिएगा कि क्रिप्टो को वैधता यानी कि लेजिटिमेट हो गया है, ये मात्र ये तो बड़ा बेईमानी है। हाँ। भाई आप एक तरफ कह रहे हैं कि आप क्रिप्टो से कमा रहे हैं, रिपोर्ट करिए और उस पर टैक्स भरिए, और दूसरी तरफ कह रहे हैं क्रिप्टो से कमा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं क्रिप्टो वैध है कानूनी रूप आपको से पता ही है विचाराधीन है ये मामला, और अभी ना ये वैध है, ना ये अवैध है, ना लीगल है, ना इलीगल है, कहीं बीच मझधार में अभी लटका हुआ है। पर उससे अगर मुनाफा कमाया जा रहा है तो आपको पता ही है वीडीए, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स अब इनको कहा गया है, तो उसके अंतर्गत रिपोर्टिंग बहुत सख्त होती है। मुझे लग रहा है लक्ष्मण, पहले टैक्स आएगा, फिर कहीं शायद ये लीगल बने। ऐसा लग रहा है कि इस बार उल्टा मामला चल रहा है। उल्टा मामला चल रहा है, लेकिन ये बड़ा ही अजीबोगरीब स्थिति है कि जो काम को सरकार कानूनी रूप से सही नहीं मानती है, उससे अगर आपको आमदनी हो रही तो टैक्स तो देना पड़ेगा, भले ही वो काम जो है वो सही है गलत है, उसकी बाद में। ये तो मैंने आपको याद होगा उदाहरण दिया था, बहुत साल पहले की बात है, किसी ने चोरी की रिटर्न फाइल करी थी। हाँ। मतलब चोरी की एक्टिविटी की, बकायदा टॉर्च खरीदी, डंडा खरीदा, चाकू खरीदा, और ये खर्चा दिखाया उसमें, ये मेरी कमाई हुई। तो आप अगर आयकर अधिनियम के हिसाब से देखेंगे, रिटर्न स्वीकार हो जाएगी। वो आप क्रिमिनल भारतीय न्याय संहिता में पकड़े जाएंगे, वो अलग बात है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा, लेकिन ये ध्यान दीजिए मोटा मोटी एक लाइन में बात कि क्रिप्टो करेंसी में आप कारोबार कर रहे हैं, चाहे भारत में किसी प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं, भारतीय क्रिप्टो करेंसी में कर रहे हैं, या फिर दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी कारोबार कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी में, अगर आप भारत के रहने वाले हैं तो आप छुपा नहीं सकते हैं। अभी 198 पेज की गाइडलाइन है ना, 198 पेज की गाइडलाइन है। अब समझ सकते हैं किस तरह चारों तरफ से इसको घेरने की कोशिश की गई है। तो कई झंझट में पड़ना क्यों, कुछ आमदनी कमा रहे हैं तो बता दीजिए सरकार को कि ये क्रिप्टो से कमाई हमारी हुई है। फिलहाल चलते हैं, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। चलते हैं सबसे पहले रायपुर चलते हैं, जहाँ से जेके सांघवी साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सांघवी साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। बताया जाए क्या उलझन है आपकी? मेरा प्रश्न है सर, मैंने असेसमेंट ईयर 2011-12 तक मेरा एक फ्लैट था, जिसको मैंने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में सेल्फ यूज में बताया था, और उसका वैल्यूएशन मैंने नील बताया है। और उसके बाद बाय मिस्टेक मैंने असेसमेंट ईयर 12-13 से ये ITR रिटर्न में बताना भूल गया हूँ मैं, और उस फ्लैट में मैंने आज तक कोई इनकम नहीं है, मेरा सेल्फ ऑक्यूपाइड आज की तारीख तक है। तो इस भूल को कैसे सुधारा जाए? हाँ, भूल तो हो गई, लेकिन अनजाने में भूल हुई है, सुधारने का तरीका तो होगा। पहले तो मैं सांघवी साहब की, लक्ष्मण आपकी इजाज़त से तारीफ करना चाहूँगा, क्योंकि ये जो भूल है, इस भूल का ना तो डिपार्टमेंट को कोई नुकसान है, ना रेवेन्यू को कोई नुकसान है, और सांघवी साहब आपको भी कोई नुकसान नहीं है। ये भूल को कोई, इस पर कोई आप पछतावा करने की जरूरत नहीं है। आगे से रिपोर्ट करना शुरू कर दीजिए। इसलिए नहीं है पछतावा करने की क्योंकि आपको इस सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी से ना तो कोई इनकम हो रही है, ना ये कोई वैल्यूएशन बेसिस पे इसको इनकम में, जिस मकान में आप रह रहे हैं तो उसको आप नहीं भी दिखा रहे हैं तो चलेगा। आप जो हो गया सो हो गया, कोई नुकसान नहीं है। आगे से लक्ष्मण बोलते हैं ना, जब जागे तब सवेरा, तो अब आपको पता लग गया, रिपोर्ट करना शुरू कर दीजिए। कोई आपके ऊपर कोई नोटिस या कुछ ऐसा, इसका टैक्स इम्प्लीकेशन कुछ होने वाला नहीं है। ज्यादा जरूरी मुझे लगता है आपके लिए ये बात है। संघवी साहब कोई दिक्कत हो रही थी क्या, कि आपको कोई डर था? मतलब वो क्या है कि ये सोच रहा था कि इस प्रॉपर्टी को कभी भविष्य में बेचा जाएगा तो उसका कैपिटल गेन वाली बात आ जाएगी सर। हाँ, तो अगर बेचा जाएगा सांघवी साहब, तो जब बेचा जाएगा तब तो आप दिखाएंगे, तब तो मैं उम्मीद करता हूँ आप नहीं भूलेंगे। तो आप जो उस पर कैपिटल गेन होगा, देखिए सरकार को टैक्स से मतलब है, आप उस पर टैक्स दे रहे, और ये आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे टैक्स कोई बनता नहीं था, तो इसलिए मैंने कहा कि नहीं भी दिखाया तो चल जाएगा, इसको ऐसे कह सकते हैं, चल जाएगा, कोई टेंशन है नहीं। और कोई दिक्कत हुई तो बाकी हम लोग बैठे ही हुए हैं, ऐसे ही सवाल भेजिएगा, सीधा टैक्स करू आपसे बातचीत करेंगे, आपके हर उलझनों को दूर करें। क्यों? जी बिल्कुल। चलिए, तो इस बीच एक सवाल दिल्ली से ले लेते हैं। रविंद्र कुमार मारवाड़ा साहब हमारे साथ हैं। रविंद्र जी नमस्ते। नमस्कार लक्ष्मण जी, और कोहली साहब को भी बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। चलिए, तो दिल्ली में बारिश का मजा ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं आप? हमारे यहाँ तो नहीं हो रही बारिश, बाहर हो रही होगी। अच्छा, चलिए बताया जाए, इनकम टैक्स में क्या मामला फंस गया? हाँ, मेरा ऐसा है कि मैंने अपनी वाइफ की रिटर्न भरी थी असेसमेंट ईयर 25-26 में, तो इट वाज स्ट्रिक्टली, मतलब पूरी ये फॉर्म 16, 26 AS
और अपना TIS, AIS सबको बेस मान के ठीक से रिटर्न भरी थी, लेकिन उसमें इनकम 9 महीने के पेंशन शो की गई थी एज पर दी फॉर्म 16 जी क्योंकि हमने वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट नहीं दिया था तो पेमेंट नहीं हुई थी। पेमेंट अप्रैल 26 में हुई, जी अप्रैल 25 में, सॉरी जी ठीक है। तो अब जो है अब 26-27 की रिटर्न भरी है तो वो भी एज पर द सेम डॉक्यूमेंट भरी है। उसमें भी उन्होंने 15 महीने की पेंशन शो की है क्योंकि 3 महीने की जो पुरानी थी वो भी इसी असेसमेंट ईयर में शो कर रही है। जी तो अब मैं ये सवाल है कि मतलब जो रिटर्न क्लियर नहीं हो रही तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जो मतलब रिटर्न ठीक भरी है या गलती है कोई? देखिए मारवा साहब, मैंने जैसे अभी पिछले जो क्वेरी करने वाले थे लक्ष्मण सांघवी साहब, उनको भी यही बताया था कि रेवेन्यू को मतलब होता है कि टैक्स की लीकेज नहीं होनी चाहिए। तो आपने जो पिछले साल की रिटर्न भरी 9 महीने की आपने कहा, तो अगर आपने एक्रूअल बेसिस पे पूरे 12 महीने दिखा दिए थे तो फिर तो, क्योंकि नॉर्मली इनकम जो है एक्रूअल या रिसीट व्हिचएवर इज अर्लियर, इस सिद्धांत पे चलती है कि पहले ड्यू हो गई या पहले मिल गई। तो आपने अगर खाली 9 महीने की दिखाई थी, अब 15 महीने की दिखा दी है तो चल जाएगा काम। ये हो सकता है कि आपको नोटिस आए बाद में। अगर नोटिस आता है मारवा साहब तो आप इसका जवाब दे सकते हैं कि असल में दोनों की 12-12 महीने की पूरा का पूरा टैक्स और इनकम डिक्लेयर हो चुकी है। पर अगर आप 9-15 किया है तो वो भी चल जाएगा। सैद्धांतिक रूप से तो ठीक नहीं है। सैद्धांतिक रूप से तो लक्ष्मण यही है कि पिछली भी पूरे साल की दिखाई जानी चाहिए थी, इस साल की भी 12 होनी चाहिए थी। पर क्योंकि अगर इन्होंने 9 की दिखाई है, अगले साल 15 महीने की दिखा दी, तो जो वहां जो टैक्स की शॉर्टफॉल थी वो यहाँ पूरी हो गई। पर इनकी बातों से मुझे लग रहा है मरवा साहब कि इन्होंने पिछले साल का पूरा 12 महीने का दिखा दिया, जबकि उसमें 9 महीने का ही दिख रहा था। तो अगले में 15 आ गया, तो अगर डुप्लीकेशन हो रहा है तो आप उसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। मेरे ख्याल ये बात आप ज्यादा जरूरी जानना चाहते होंगे। क्या ऐसा तो नहीं कि पहले 12 महीने की दिखा दी, बाद में 15 की दिखा दी तो 3 महीने की फालतू हो गई, तो उसका एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं। पर सैद्धांतिक रूप से ये ध्यान रखिएगा कि डिपार्टमेंट को दोनों 12-12 महीने का रिटर्न फाइल हुई है, उसके ऊपर टैक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये एक सबसे बड़ा सवाल है। रविंद्र जी, कोई कंफ्यूजन है ना, इसमें टैक्स बचा है क्योंकि जो पहले 9 महीने की थी तो वो टैक्स कम देना पड़ा। अब जो है 26-27 में जो एग्जम्पशन लिमिट रेज हो गई तो वो इस बार टैक्स 0 हो गया। और अगर पिछली बार में शो करता तो टैक्स का तो 10,000 अब आपने स्पष्ट किया कि आपने पिछली बार की 9 महीने की ही फाइल करी, क्योंकि आपने शायद उसको AIS और 26AS से मैच करके फाइल की होगी। तो कोई नहीं, अब जो हो गया है तो चलने दीजिए। अगर नोटिस आता है मारवा साहब तो फिर आप नोटिस में जैसा आपने मुझे बताया है और अभी जिक्र किया है उसी हिसाब से आप जवाब दीजिएगा कि मेरे 26AS में, वैसे नियम आपको बता दूं, नियम यह कहता है कि आपको पिछले साल की पूरी 12 महीने की डिक्लेयर करनी चाहिए थी, क्योंकि नियम है, जो प्रिंसिपल है इनकम टैक्स का, कि एक्रूअल और रिसीट व्हिचएवर इज अर्लियर। ड्यू तो हो गई थी, आपकी पेंशन तो पूरी 12 महीने की थी, वो किसी कारण से हो सकता है कि 26AS में रिपोर्ट ना हुई हो। तो 26AS में रिपोर्ट ना होना पर लक्ष्मण ये ध्यान दीजिएगा, सभी दर्शकों के लिए है, परंतु असल में इनकम का आ जाना, तो फिर आपका इनकम आना सुप्रीम हो जाएगा, 26AS सेकेंडरी हो जाएगा। बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं कि 26AS में अगर गलती दिखती है, उस गलती को वो सही मान के उस पर फाइल कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। पर अब क्योंकि हो चुका है मरवा साहब, तो इसलिए हो चुका है तो हो चुका है, चलने दीजिए। नोटिस आएगा तो यही एक्सप्लेनेशन आप दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि डिपार्टमेंट इस बात को कंसिडर करेगा और आपको कोई पिछले साल का अगर पेनल्टी वगैरह या शॉर्टफॉल लगाना चाहेगा तो शायद नहीं लगाएगा। यह थोड़ा सा मैटर जो है यहाँ से पेचीदा होता मुझे दिख रहा है, पर फिलहाल अभी इसमें आप कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि पिछले रिटर्न की भी आपकी जो डेट है रिवाइज करने की वो भी निकल चुकी होगी। तो अब आपको जो सिचुएशन सामने है उसी में आपको सुधार करना पड़ेगा। चलिए, तो ये है पूरा इनका सलाह, और इसके हिसाब से करिए। कोई दिक्कत होगी तो फिर हम लोग इसको देखेंगे। इसमें जो लुधियाना चलते हैं, PC गर्ग साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। PC गर्ग साहब, काफ़ी देर से आप फोन पर इंतजार कर रहे हैं, बताया जाए क्या सवाल आपके पास? सर नमस्कार जी। जी नमस्कार सर, मेरी क्वेरी थी कि मैं प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ। मेरा जो PF का ब्याज होता है वो एनुअल का रिटर्न में जो शो करना कंपलसरी है या नहीं? आपका क्या होता है, रिपीट करेंगे? सर EPF का ब्याज, EPF का अच्छा, EPF का ब्याज। जी गर्ग साहब, देखिए EPF का ब्याज जो मान्यता प्राप्त EPF है, जो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड जिसको लक्ष्मण कहते हैं, उसके ऊपर जो ब्याज आता है वो माफ होता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, उसको एग्जेम्प्ट इनकम, जिसको हम शेड्यूल EI कहते हैं, शेड्यूल भी कहते हैं, कुछ शेड्यूल कहते हैं,
EI एग्जेम्प्ट इनकम वाले में आप दिखा सकते हैं, परंतु गर्ग साहब अगर नहीं भी दिखाया है तो चल जाएगा। देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं लक्ष्मण जो हार्मलेस हैं, मतलब उसमें क्योंकि उस पर टैक्स तो लगना नहीं है, तो अगर आपने नहीं भी दिखाया तो चल जाएगा, पर अगर दिखाएं तो और अच्छा है। तो अगर अब आपके संज्ञान में आ गया है तो शेड्यूल EI में गर्ग साहब इसको आप दिखा दीजिए, टैक्स इस पर कोई नहीं लगेगा। ज्यादा जरूरी बात ये निकल के आ गई। गर्ग साहब कंफ्यूजन दूर? नहीं ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए दिखाइए, कोई दिक्कत हो तो हम लोग बैठे हैं ना, कौन टेंशन ले रहे हैं। और ऐसा करते हैं, कई सारे सवाल आ रहे हैं लेकिन छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको एक और चीज़ बताएंगे कि अगर आप तय समय सीमा के भीतर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपके पास क्या रास्ते हैं, और साथ ही साथ कई लोगों के सवालों के जवाब भी लेंगे। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं।